नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 30 मार्च से 5 अप्रैल तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में युद्धाभ्यास प्रचंड प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में प्रचंड प्रहार युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। इस युद्धाभ्यास में तीनों सेनाओं ने आधुनिक युद्ध रणनीतियों को प्रदर्शित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था संयुक्तता, तकनीकी श्रेष्ठता और बहुक्षेत्रीय संचालन की तैयारी को प्रभावी ढंग से परखना। प्रचंड प्रहार जो है यह अभ्यास नवंबर 2024 में आयोजित पूर्वी प्रहार जो युद्धाभ्यास था उसका एडवांस संस्करण है। यहाँ पूर्वी प्रहार मुख्य रूप से वायुसेना की भूमिका पर केंद्रित था, जबकि प्रचंड प्रहार जो है यह बहुक्षेत्रीय एकीकरण पर जोर दिया। अरुणाचल प्रदेश को पहले अरुणाचल प्रदेश को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अर्थात नेफा के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं पेमा खांडू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम लॉन्च किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम है। सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है, जिसका थीम रखा गया है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इस थीम को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस थीम को लॉन्च किया और इसकी घोषणा की। जब योगा दिवस की बात हो रही है तो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान वर्ष 2025 में जो योगा डे आयोजित होने वाला है, यह नई दिल्ली में इस वर्ष इस योगा डे का जो गतिविधियां है इसका नेतृत्व करेगा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अब पहला योग दिवस जो है वह वर्ष 2015 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक एक रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में किस संस्था ने एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक एक रिपोर्ट जारी की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को ने। यह जो रिपोर्ट है एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक रिपोर्ट जारी की है यूनेस्को ने फ्रांस द्वारा आयोजित न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ कार्यक्रम के दौरान एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में स्कूलों में दिए जाने वाले भोजन की पोषण गुणवत्ता पर चिंता जताई गई है। सरकारों से स्कूलों में खाद्य मानकों में सुधार करने का आह्वान किया गया है। भारत में स्कूलों में भोजन की बात करें तो महाराष्ट्र में फोर्टिफाइड ऑर्गेनिक बाजरा को स्कूलों के भोजन में शामिल करने से किशोरों की संज्ञात्मक क्षमता में सुधार हुआ है। जब यूनेस्को ने यह न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ कार्यक्रम के दौरान फ्रांस में एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक रिपोर्ट जारी की है, तो यूनेस्को का जो पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन को यूनेस्को कहा जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है पेरिस के फ्रांस में। वर्तमान में यूनेस्को के सदस्यों की संख्या 195 है और इसके महानिदेशक जो हैं आंद्रे अजोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन पनडुब्बी सिंदबाद लाल सागर में डूब गया। यह पनडुब्बी किस देश का पनडुब्बी था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मिस्र का पनडुब्बी सिंदबाद लाल सागर में डूब गया। लाल सागर की जब बात हो रही है तो अफ्रीका और एशिया के बीच में हिंद महासागर का प्रवेश द्वार को लाल सागर कहा जाता है। दुनिया में प्रमुख लवणीय जल निकायों में से एक है यह लाल सागर। लाल सागर के जब सीमावर्ती देशों की बात होती है तो मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती लाल सागर के सीमावर्ती देश हैं। अदन की खाड़ी से लाल सागर हिंद महासागर से मिलता है और इसका पानी लाल सागर का मतलब कि इसका पानी लाल नहीं है। हालांकि समुद्री सतह पर प्रवाल की मौसमी उपस्थिति के कारण यह कभी कभी लाल दिखता है, इसलिए इसे लाल सागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण 2025 का उद्घाटन किसने किया?
तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित किया गया था एक राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण 2025, जिसका उद्घाटन किया भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और इस पर्यावरण सम्मेलन का जो उद्देश्य था, पर्यावरणीय चुनौतियों और सतत समाधान पर चर्चा करना। पर्यावरणीय चुनौतियों और सतत समाधान पर चर्चा करना। और इस राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण 2025 का जो आयोजक था एनजीटी अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी वर्ष 2010 ईस्वी में। यह जो एनजीटी है, यह पर्यावरण कानूनों को लागू करने और जलवायु न्याय सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है। जब पर्यावरण से संबंधित बात हो रही है तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने माई भारत MY भारत कैलेंडर का अनावरण किया। यह कैलेंडर संबंधित है बच्चों के ग्रीष्मकालीन अवकाश से। बच्चों के ग्रीष्मकालीन अवकाश से संबंधित है कैलेंडर MY भारत, जिसका हाल ही में अनावरण किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर लॉन्च किया है। यह जो MY भारत कैलेंडर है, कैलेंडर के तहत अनूठे शैक्षणिक अनुभव प्रदान किए जाएंगे। जैसे इसके तहत जन औषधि केंद्रों का अध्ययन किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज अभियान के तहत सीमावर्ती गांवों की यात्रा कराई जाएगी। सांस्कृतिक, खेल और गतिविधियों में भागीदारी होगी और संविधान से संबंधित जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अम्बेडकर जयंती पदयात्रा इसमें शामिल है MY भारत कैलेंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून विधेयक 2024 के अनुसार बैंक खाता धारक अपने खाता से अब कितने नामांकित व्यक्ति अर्थात नॉमिनी को जोड़ सकते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 4 नॉमिनी अब जोड़ सकते हैं। हाल ही में बैंकिंग संशोधन कानून 2025 बैंकिंग संशोधन विधेयक 2024 पारित हो गया है। यह संसद से पारित हो गया। इस विधेयक के अनुसार एक खाता धारक अपने खाता के साथ 4 नॉमिनी को जोड़ सकते हैं। इसके अनुसार 4 नॉमिनी को जोड़ा जा सकता है। जो पहले केवल एक ही नॉमिनी को जोड़ने की पहले अनुमति थी, अब 4 नॉमिनी इसके तहत जोड़ा जाता है। ये नॉमिनी जो होता है, यह खाता धारक की मृत्यु के बाद उसके खाता का उत्तराधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किस देश से है? हाल ही में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा प्रारंभ किया है। इस ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध है, यह संबंध है म्यांमार से। म्यांमार से संबंधित है ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध। हाल ही में म्यांमार में एक विनाशकारी भूकंप आया था और उस भूकंप के बाद भारत की मानवीय सहायता के लिए भारत ने एक ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया, जिसका उद्देश्य है आपदा राहत, खोज और बचाव अभियान तथा चिकित्सा सहायता प्रदान करना। म्यांमार में इस विनाशकारी भूकंप में 3000 से अधिक लोगों की जानें चली गई हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है, यह भारत के पड़ोसी प्रथम नीति का एक मजबूत उदाहरण है। जब भारत के पड़ोसी देशों में इस तरह की आपदाएं आती है तो भारत पड़ोसी प्रथम के नीति के अनुसार सबसे पहले उन देशों में पहुंचने का प्रयास करता है और उन देशों में इन आपदा से राहत कार्य चलाने का और मानवीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। जिसके तहत अभी हाल ही में जो म्यांमार में भूकंप आया था, उसमें भारत ने एक जो सहायता अभियान चलाया, उस सहायता अभियान का नाम ऑपरेशन ब्रह्मा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना अर्थात मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा, इस मनरेगा का पहले नाम नरेगा था, लेकिन बाद में इसमें महात्मा गांधी शब्द को जोड़ा गया, तो इसके बाद से इसका नाम बदलकर मनरेगा हो गया। तो मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि की अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत बिहार में मनरेगा मजदूरी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 255 रुपया प्रतिदिन। बिहार में मनरेगा का दर अब बढ़कर 255 रुपया प्रतिदिन हो गया है। यह जो नया दर है अर्थात 255 रुपया मनरेगा मजदूरों को मिलेगा, यह 1 अप्रैल 2025 से प्रभावित हो जाएगा। मनरेगा की जब बात हो रही है तो नरेगा अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसमें वयस्क सदस्य अकुशल श्रम कार्य करने के इच्छुक हैं, उन्हें वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है इस मनरेगा के तहत। जब मनरेगा के तहत प्रतिदिन मजदूरी
कि प्रतिदिन मजदूरी जो बढ़ाया गया है उसमें सबसे मजदूरी वृद्धि होने के बाद से जो सबसे ज़्यादा मजदूरी हो गया है वह भारत में हरियाणा राज्य का हुआ है। हरियाणा में अब मनरेगा के तहत प्रतिदिन 400 रुपया मजदूरी मिलेगी। यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जबकि सबसे कम जो मजदूरी है मनरेगा के तहत नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में है, मात्र 241 रुपया, जबकि बिहार में जो यह मजदूरी है 255 रुपया, पहले यह 245 रुपया था। इस वृद्धि के पहले 245 रुपया था, जो बढ़कर 255 रुपया हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किस प्रसिद्ध इतिहासकार को उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मायना स्वामी को। हाल ही में मायना स्वामी को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया है। उगादी पुरस्कार जो है यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इस वर्ष मायना स्वामी को ऐतिहासिक अनुसंधान और अभिलेखीय अध्ययन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आर्याना साबालेंका। आर्याना साबालेंका ने हाल ही में आयोजित मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीत लिया है। यह विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं आर्याना साबालेंका, जो कि बेलारूस की हैं। बेलारूस के खिलाड़ी आर्याना साबालेंका ने फाइनल में अमेरिका की खिलाड़ी जेसिका पेगुला को हराकर अपना पहला मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य से संबंधित सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जीआई टैग प्रदान किया गया है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कला को। यह सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कला जो है यह किस राज्य से संबंधित है? तो सही उत्तर महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कला, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह जो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कला है गुजरात के अहमदाबाद के जमालपुर क्षेत्र में कारीगरों द्वारा सदियों से संजोई गई पारंपरिक कला है। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। यह केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति देता है। यह जो अनुमति होता है यह 10 वर्षों के लिए वैध होता है। यह उत्पाद को दूसरे द्वारा नकल करने या अनुकरण किए जाने से भी बचाता है। जब गुजरात के सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसके साथ ही तंजावुर की कुंभकोणम पान पत्ता और कन्याकुमारी की थोबलाई फूलों की माला को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तंजावुर की कुंभकोणम पान पत्ता और कन्याकुमारी की थोबलाई फूलों की माला, इन दोनों को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन फ्रेम 2 का प्रक्षेपण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, स्पेसएक्स। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, तो स्पेसएक्स ने पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, जिसका नाम उन्होंने दिया है फ्रेम 2 का प्रक्षेपण किया है। स्पेसएक्स पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन फ्रेम 2 को लॉन्च किया है। नासा के कनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए इसे प्रक्षेपित किया गया, अर्थात फ्रेम 2 को प्रक्षेपित किया गया है। इस मिशन में अंतरिक्ष में पहली बार एक्सरे का परीक्षण और माइक्रोग्रेविटी में मशरूम उगाने पर अध्ययन किया जाएगा। स्पेसएक्स जो कंपनी है यह एलन मस्क द्वारा स्थापित एक निजी अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी है और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस खेल से संबंधित है? तो वंदना कटारिया संबंधित है हॉकी खिलाड़ी हैं। भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। वंदना कटारिया जो है टोक्यो ओलंपिक जो कि वर्ष 2020 में आयोजित हुआ था, उसमें इन्होंने हैट्रिक गोल लेकर चर्चा में ये आई थी वंदना कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्यमिता और विकास पर
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के उद्यमिता और विकास पर सलाहकार परिषद का सदस्य एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्यमिता और विकास सलाहकार परिषद का सदस्य किस भारतीय को बनाया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को बनाया गया है। तो IMF के उद्यमिता और विकास पर सलाहकार परिषद का सदस्य एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। एन चंद्रशेखरन निम्न में से किस भारतीय संस्था से संबंधित हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, अर्थात ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है और टाटा सन्स से संबंधित है। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड के सदस्य भी हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जिया, एक क्वेश्चन यहाँ बना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक कौन है? तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जिवा के नेतृत्व में एक एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ, उद्यमिता और विकास पर सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, जिसके सदस्य बनाए गए हैं एन चंद्रशेखरन। जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो कल्पना की गई थी यह जुलाई 1944 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी, जिसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसके वर्तमान में 191 सदस्य हैं। जब IMF के सदस्यों की संख्या 191 हो गई है तो IMF का जो सबसे नवीनतम सदस्य है लिंकटेस्टीन है। लिंकटेस्टीन IMF के सबसे नवीनतम सदस्य है, जो कि वर्ष 2024 में 191वें सदस्य के रूप में IMF में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक की नई डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पूनम गुप्ता। हाल ही में पूनम गुप्ता RBI की नई डिप्टी गवर्नर बनी है। जब RBI के डिप्टी गवर्नर की बात हो रही है तो RBI भारत का एक केंद्रीयकृत बैंक होता है। यह देश की मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। इस RBI की जो स्थापना हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम अर्थात RBI अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। और कैसे स्थापना हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम अर्थात RBI अधिनियम 1934 के तहत। RBI का मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा है और ये संजय मल्होत्रा RBI के 26वें गवर्नर हैं। इसके पूर्व संजय मल्होत्रा के पूर्व शक्तिकांत दास RBI के पूर्व गवर्नर थे, जिनका स्थान संजय मल्होत्रा ने लिया था। तो RBI में जो गवर्नर और उप गवर्नरों की संख्या होती है तो एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं। इन्हीं 4 उप गवर्नरों में पूनम गुप्ता को हाल ही में शामिल किया गया है। तो वर्तमान में RBI के 4 उप गवर्नर हैं, स्वामीनाथन जे, M राजेश्वर राव, T रविशंकर और डॉक्टर पूनम गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया, जिन्हें वर्ष 2015 के दौरान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च सम्मान है। तो वर्ष 2015 का सर्वोच्च सम्मान मिला था मनोज कुमार को। वर्ष 2015 का सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान अर्थात दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था मनोज कुमार को, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। मनोज कुमार अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए मशहूर रहे हैं, जिन्हें उन्हें भारत कुमार की उपाधि उनके देशभक्ति फिल्मों के कारण ही मिली थी। इनका मूल नाम जो है हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है? हाल ही में नेटवर्क तत्परता सूचकांक जारी किया, इसमें भारत की स्थिति है ऑप्शन नंबर सी 36वां। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की स्थिति जो है भारत 36वें स्थान पर है। इसका जो जारी करता है अर्थात नेटवर्क तत्परता सूचकांक अंकटाड जारी करता है। अंकटाड अर्थात द यूनाइटेड नेशन लीडिंग इंस्टीट्यूशन डीलिंग विथ ट्रेड एंड डेवलपमेंट अर्थात संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय तत्परता सूचकांक। यह 170 देशों की एक सूची 170 देशों की रैंकिंग जारी करता है। इस 170 देशों के रैंकिंग में भारत को 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022 में अर्थात अब से पहले जो इसके वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय तत्परता सूचकांक जारी हुआ था उसमें भारत का स्थान 48वां था। अब वर्ष 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय तत्परता सूचकांक है 2025 में जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान 36वां है अर्थात भारत ने अपने स्थान में
सुधार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री अपनी विदेश दौरे पर थे। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर थे। भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर थे, लेकिन बिमस्टेक शिखर सम्मेलन जो है यह थाईलैंड में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अपने भौगोलिक स्थिति के कारण बिमस्टेक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब बिमस्टेक की बात हो रही है तो बिमस्टेक का अस्थायी सचिवालय ढाका में है। ढाका कहाँ? बांग्लादेश में। हाल ही में प्रधानमंत्री बांग्लादेश की भी यात्रा पर थे। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिमस्टेक के छठे शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए थाईलैंड की यात्रा पर थे। जब बिमस्टेक का सचिवालय ढाका में है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बिमस्टेक में 7 सदस्य हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। उल्लेखनीय बात यह है कि इन सदस्य देशों को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें चीन और पाकिस्तान बिमस्टेक सदस्य देशों में नहीं है। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन बिमस्टेक का सदस्य नहीं है, उसमें से चीन या पाकिस्तान का नाम दे देता है। तो चीन और पाकिस्तान जो है बिमस्टेक के सदस्य नहीं हैं। बिमस्टेक के 7 सदस्य हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और इस बिमस्टेक की स्थापना जो हुई थी 1997 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आकर्ष श्राफ को। हाल ही में आकर्ष श्राफ को प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्ष श्राफ, अर्थात आकर्ष श्राफ जो है युवा स्पार्क एक संस्था है जिसके संस्थापक हैं। भारत में यह जो युवा स्पार्क है यह भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ाने, विशेष रूप से आंगनबाड़ी डिजिटीकरण और ग्रामीण शिक्षा बुनियादी ढांचे में नवाचार के माध्यम से उनके अग्रणी प्रयासों के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, आकर्ष श्राफ को। युवा एवं खेल मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित यह युवा पुरस्कार 30 वर्ष से कम आयु के उन व्यक्तियों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है जिन्हें राष्ट्रीय विकास और समाज सेवा के लिए अनुकरणीय प्रतिबद्धता इन्होंने जो जताई है। तो आकर्ष श्राफ युवा स्पार्क के संस्थापक हैं और इन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जब युवा एवं खेल मंत्रालय की बात हो रही है तो वर्तमान में भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्री का नाम है मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट प्रौद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव, इंटर कॉलेजिएट प्रौद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इंटर कॉलेजिएट प्रौद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया है। सीडीएस अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के हैं वर्तमान में जनरल अनिल चौहान। तो अनिल चौहान आईआईटी कानपुर में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट प्रौद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव जिसका नाम टेक कृति 2025 था, टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया। इस संस्करण का जो विषय था यह पांता रही था, पांता रही अर्थात सब कुछ बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी बिहार करेगा। हाल ही में बिहार में एशिया महिला कप 2025 की मेजबानी बिहार ने किया था। अब पुरुष एशिया कप 2025 की मेजबानी भी बिहार करेगा। बिहार का जो ऐतिहासिक शहर है राजगीर जिसे राजगीर कहा जाता है वर्तमान में, तो राजगीर एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। जो हाल ही में हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है जिसके तहत राजगीर को एशिया कप 2025 की मेजबानी मिली है। राजगीर की जब बात होती है तो राजगीर का पुराना नाम राजगीर मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। और राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है जिसमें रत्नगिरी, विपुलगिरी, वैभारगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी, ये 5 पहाड़ियाँ हैं जिनसे राजगीर घिरा हुआ है। राजगीर जो है वर्तमान में नालंदा जिले में स्थित है राजगीर, जहाँ एशिया
कप 2025, हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है? टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन भारत कर रहा है। तो यह जो है यूएसए के साथ मिलकर भारत इसका आयोजन कर रहा है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ के चौथे संस्करण शुरू किया है। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है, यह प्रभावी संकट प्रक्रिया और आपदा प्रबंधन के लिए दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के किस उपग्रह ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में जो भयंकर भूकंप आया था, इस भूकंप की तस्वीरों को लेकर चर्चा में आ गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कार्टोसैट 3। भारत का जो उपग्रह है कार्टोसैट 3, यह हाल ही में म्यांमार में आए भयंकर भूकंप की तस्वीरों को लेकर हाल ही में चर्चा में आया है। म्यांमार में जो भूकंप आया था, इसमें 3000 से अधिक लोगों की इस विनाशकारी भूकंप में जान गई थी। इसरो के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कार्टोसैट 3 ने म्यांमार में आए भयंकर भूकंप की उच्च रेजुलेशन वाली तस्वीरें हाल ही में खींची थी, जिसके कारण यह कार्टोसैट 3 चर्चा में आया था। यह पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी वस्तु के न्यूनतम हिस्से को भी 500 किलोमीटर की ऊंचाई से स्पष्ट देख सकता है, अर्थात उसकी तस्वीरें ले सकता है। जब म्यांमार में भूकंप की बात हो रही है, तो हाल ही में म्यांमार में जो भूकंप आया था उसमें 3000 से प्लस लोगों की उसमें जाने गई हैं। और भारत ने इस आपदा राहत में म्यांमार के इस आपदा में भारत ने राहत सहायता भेजी है, और उस राहत सहायता का नाम, उस अभियान का नाम भारत ने ब्रह्मा रखा है। ऑपरेशन ब्रह्मा के नाम से भारत ने म्यांमार को उसके इस विनाशकारी भूकंप में सहायता पहुंचाई है, जो उसके भारत के पड़ोसी प्रथम नीति के अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 728 विद्यालय। हाल ही में केंद्र सरकार ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, और यह 728 विद्यालय इसके तहत स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने पूरे भारत में इस तरह के 3.5 लाख अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अब तक 721 विद्यालयों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से 477 पहले से ही चालू हैं। जब अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए यह एकलव्य मॉडल स्कूल स्थापित करने की बात की जा रही है, तो वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं, उनका नाम है दुर्गादास उइके। यह आदिवासी बच्चों को उनके अपने सांस्कृतिक परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान के लिए वर्ष 2018-19 में यह योजना शुरू की गई थी, अर्थात एकलव्य मॉडल विद्यालय। तो एकलव्य मॉडल विद्यालय केंद्र सरकार स्थापित करने की बात कर रही है, 728। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामीनाथन एस अय्यर को हाल ही में IRDAI अर्थात IRDAI जो है, यह एक रेगुलेटिंग एजेंसी है जो कि भारत में बीमा क्षेत्रों के लिए रेगुलेटरी का काम करती है। तो IRDAI में किस पद पर नियुक्त किया गया है स्वामीनाथन एस अय्यर को? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पूर्णकालिक सदस्य जीवन के साथ। पूर्णकालिक सदस्य स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। स्वामीनाथन एस अय्यर हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे IRDAI कहा जाता है, इसके पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अय्यर इस पद को संभालने वाले पहले निजी क्षेत्र के पेशेवर व्यक्ति हैं। IRDAI का जो मुख्यालय है यह हैदराबाद में स्थित है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1999 में हुई थी। 1999 में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के द्वारा IRDAI की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मोहसिन नकवी को। हाल ही में मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अर्थात PBC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्रीलंका क्रिकेट के जो अध्यक्ष हैं सम्मी सिल्वा, इन्होंने एशियाई क्रिकेट परिषद का पद संभाल रहा था, जो कि
भारत के जैसा के आईसीसी के अध्यक्ष बनने के बाद से यह पद खाली हुआ था। तो उसके बाद से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष थे शमी सिल्वा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष का पद संभाल रहे थे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी, वे एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उनका जो कार्यकाल होगा यह कार्यकाल 2 साल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी करेगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी करेगा। यूनाइटेड किंगडम 2035 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसके लिए जो संयुक्त बोली लगाई गई थी उसमें इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के फुटबॉल संघ शामिल है। अर्थात यूनाइटेड किंगडम जो कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम में ये 4 देश शामिल होते हैं, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन चारों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम वर्ष 2035 में फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी करेगा। यह जो फीफा महिला विश्व कप है, फीफा जो विश्व कप आयोजित होती है, यह फुटबॉल का विश्व कप आयोजित करती है फीफा। तो फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी करेगा यूनाइटेड किंगडम। वर्ष 2026 विश्व कप यह 3 उत्तरी अमेरिकी देशों में आयोजित किया जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। जबकि वर्ष 2035 का जो वर्ल्ड कप है, महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, यह यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाएगा। धन्यवाद।